हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो इस YouTube चैनल का जो मोटिव है वो ये है कि क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो NCERT है मैथमेटिक्स की, इन बुक्स को सॉल्व कराना, इन बुक्स को अच्छे से पढ़ना। ओनली एक्सरसाइज लेवल पर नहीं कि उसमें जो एक्सरसाइजेस दिए हैं हमने उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हमारा काम हो गया, ये इसका उद्देश्य नहीं है। हमें इन डेप्थ में जाकर के अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझना और उसके बाद उनके क्वेश्चंस को करना, ये हमारा मोटिवेशन इस चैनल का रहने वाला है। फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आज हम क्लास 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है सेट्स। सेट्स जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, इस चैप्टर से हम इसको शुरू करेंगे। तो देखिए, जो आपका ये कोर्स है 11th क्लास का मैथमेटिक्स का, पहला चैप्टर सेट, ये चैप्टर आपने अभी पिछले क्लासों में नहीं पढ़ा है। जैसे जब आपने 9th क्लास से 10th क्लास में ट्रांजिशन किया था तो पहला चैप्टर फिर आपका रियल नंबर्स था, तो हाँ वो नंबर सिस्टम आप पढ़ के आए थे, या उसके बाद पॉलिनोमियल, या फिर आपने जो ज्योमेट्री वगैरह भी पढ़ी, तो उसके बेसिक्स आप 9th क्लास में सीख के आए थे। 11th क्लास में क्या होगा, 11th क्लास बेसिक्स देगी आपको, जिसको आप 12th क्लास में यूज करेंगे। तो अब हायर मैथमेटिक्स की पहली सीढ़ी पर आप लोग चढ़ चुके हैं। तो हायर मैथमेटिक्स जो शुरू होती है वो सेट्स यानी सेट थ्योरी से शुरू होती है। ये सेट थ्योरी, सेट्स के बारे में मतलब नॉलेज, एक मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन केंटर, केंटर उनका नाम था। केंटर ने ये सेट थ्योरी दी, मतलब सेट वर्ड का यूज उन्होंने किया, और सेट पर बहुत जो हम डेफिनेशंस या फिर इसके जो हम लॉजिक्स यूज करेंगे, जो या हम लेटर्स वगैरह जो भी मतलब हम इसके नोटेशंस यूज करेंगे सेट चैप्टर में, वो सारा सेट थ्योरी से लिया गया है। जो केंटर भाई साहब हैं, जॉर्ज केंटर इनका नाम था, इनका दिया हुआ है इसमें, ज्यादातर इनका काम है जॉर्ज केंटर का। तो डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। डेफिनेशन में जो मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशंस वगैरह होंगी वो मैं यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में आपको लिखा दिया करूंगा। उसके बाद फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो बुक मैं यहाँ पर आपको शेयर करूंगा साथ साथ, तो उस बुक में ही हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। तो अभी डेफिनेशन पर चलते हैं। डेफिनेशन, सेट की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। सेट होता क्या है? सो व्हाट इज सेट? अ सेट इज A set is a well-defined collection of objects. Set is a well-defined collection of object. गौर किस पर करना है? ये लेटर, ये वर्ड वेल डिफाइंड, और ये वर्ड कलेक्शन, और ये वर्ड ऑब्जेक्ट्स, यही तीन जो ये वर्ड हैं, इन्हीं में पूरी सेट की डेफिनेशन का हम पोस्टमार्टम करेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो अब देखिए, सेट होता क्या है? सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड, अभी इस वर्ड को छोड़ते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन मतलब ग्रुपिंग करना, एक ग्रुप बनाना। ग्रुप बनाना तो आप समझते हैं, बॉयज का ग्रुप होता है क्लास में, बच्चों का ग्रुप होता है। ग्रुप करना ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कोई सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ज्यादातर हम नंबर्स 1 2 3, अभी नंबर बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, रियल नंबर। तो अगर मैंने नेचुरल नंबर का एक ग्रुप बनाया था 1 2 3 4 5, तो उस ग्रुप यानी उस कलेक्शन को क्या बोला गया? नेचुरल नंबर्स बोला गया। जब मैंने उस नेचुरल नंबर वाले में जीरो और निगेटिव उनके शामिल कर दिए तो उसको इंटीजर बोला गया, उस कलेक्शन को। तो अब हम उसको ओनली इंटीजर ना बोल के अब हम उसको क्या बोलने वाले हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। उसी तरीके से हम बोलने वाले हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने एक कलेक्शन किया, देखिएगा मैंने कलेक्शन किया द कलेक्शन ऑफ ऑल vowels in English अल्फाबेट। ये मैंने एक कलेक्शन बनाया, इसमें क्या क्या आएगा, ए ई आई ओ यू, यही आएंगे। तो ये एक कलेक्शन बन गया ना, मेरे को पता है ए आना है, इसमें ई आना है, आई आना है, ओ और यू, ये वॉवल्स होते हैं। या मैं एक और कलेक्शन बना लू, द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, क्या कलेक्शन होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे ही फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे तो पहले लिख दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कलेक्शन हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। एक और कलेक्शन बना लेता हूं, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। तो 5 लिख देते हैं, 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। अब इसमें क्या मैं जवाब दे सकता हूं, अब मुझे जो पसंद है मैं उनके नाम लिख दूंगा ना यहाँ पर। अब मुझे तो कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम याद हैं, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं विराट लिख देता हूं, मैं शमी लिख देता हूं, मैं धोनी लिख देता हूं, इसी तरीके से और कुछ लिख देता हूं। लेकिन अगला बच्चा मुझसे आके कहेगा नहीं नहीं सर, धोनी अच्छा नहीं है, मुझे तो ऋषभ पंत अच्छा लगता है, तो इसकी जगह ऋषभ पंत डालो। चलो मैंने उसकी बात मान ली, ऋषभ पंत डाल दिया। अगला कोई आके मुझसे कह सकता है नहीं सर ये अच्छा नहीं है, कोई तीसरा डालो। नहीं मुझे ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी पसंद है, ये ऑस्ट्रेलिया का डाल दो। वर्ल्ड के बोले हैं ना, मुझे इंग्लैंड का पसंद है तो इंग्लैंड का डाल दो। तो इस तरीके की बातें हमारे सामने आ सकती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जबकि ऊपर जो दो मैंने कलेक्शंस लिए थे, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स और कलेक्शन ऑफ ऑल डेज, इसमें ऐसी कंफ्यूजन नहीं हुई, क्योंकि वॉवल्स तो हमको पता थे ना, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। इसी तरीके से डेज भी मुझे पता थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इसमें कहीं मैंने ये तो नहीं कहा कि, या किसी और ने मुझसे आके तो ये नहीं कह सकता कि नहीं सर इसमें जनवरी फरवरी भी डाल दो, क्योंकि उनको पता है कि वो डेज नहीं होते। लेकिन क्या वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेटर को पता कर पाना संभव है, या 5 बेस्ट क्रिकेटर को? हाँ वो अलग बात है कि कोई एजेंसी हो सकती है जो उनको रेटिंग दे कि ये बेस्ट है, ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे। लेकिन मैथमेटिक्स एक डेफिनेशन फॉलो करती है कि सबके लिए वो एक जैसा होना चाहिए। अगर 2+3 5 होता है तो हर कोई 2+3 5 ही बताएगा ना। मैथमेटिक्स ने डेफिनेशन फॉलो करी कि प्लस का मतलब ये है कि ऐड करना है। उसी तरीके से अगर 5 बेस्ट क्रिकेटर कह रहे हैं तो सबके लिए वो एक जैसे होने चाहिए। तो ये कलेक्शन बनाने में हमको प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम क्यों आ रही है, एक कलेक्शन हमारा ये वाला था, एक ये था और ये था, दो हमारे इजीली बने, तीसरा बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसका जवाब इस डेफिनेशन में। डेफिनेशन ने क्या बोला था, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हमने किया, पर क्या हमने इस वेल डिफाइंड को फॉलो किया, ये हमें देखना पड़ेगा। वेल डिफाइंड क्या है, तो वेल डिफाइंड का मतलब मैं अभी नीचे लिखने जा रहा हूं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड मतलब होता है, well defined means there is no ambiguity. Ambiguity means there is no confusion in inclusion or exclusion of
एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द सेट, इनसाइड द सेट। क्या मतलब हुआ इसका? दो टर्म मैंने बोली, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड करना, बाहर करना। तो मतलब इसका मतलब यह है कि वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि किसी ऑब्जेक्ट को सेट में डालना है या नहीं डालना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तभी वो वेल डिफाइन होगा और तभी वो कलेक्शन सेट माना जाएगा। किसी कलेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट को हमें इन करना है या आउट करना है। जैसे एग्जांपल हमने यहां पर लिए थे, देखेंगे आप, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमें पता था ए इन होगा, ई आई ओ यू ये आएंगे, पर क्या जेड आएगा क्या? तो इसके बारे में हमको पता था कि इसको इंक्लूड नहीं करना है, ये एक्सक्लूड ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वॉवल नहीं है। उसी तरीके से डेज के सेट में हमें पता था कि 7 ही दिन होते हैं, इनके अलावा और कोई दिन नहीं होता। अगर कोई कहे कि इसमें जनवरी लिख दो, तो हमें पता है जनवरी इज नॉट अ डे, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इनसाइड द सेट ऑफ ऑल डेज, ये हम जानते हैं। तो इसीलिए ये जो कलेक्शन बना ये एक सेट है, ये जो कलेक्शन बना ये एक सेट है। पर ये कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स जो बोला कि दुनिया के 5 अच्छे क्रिकेटर्स का कलेक्शन आप कर दो, तो ये कलेक्शन जो है ये एक सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि किसको इंक्लूड करना है या किसको एक्सक्लूड करना है इसका नॉलेज हम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। इसका नॉलेज हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर किसी की नजर में अच्छे क्रिकेटर की कुछ और डेफिनेशन हो सकती है। किसी की बॉलिंग अच्छी लग सकती है, किसी को बैटिंग अच्छी लग सकती है, और किसी को और कोई उनका कोई और काम अच्छा लग सकता है। तो इस तरीके से हमें डेफिनेशन को देखना है। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, आप लिख लीजिए, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो इसका कलेक्शन आप बना पाएंगे क्या? क्या आएंगे? कौन से मेंबर होंगे इस कलेक्शन के? कौन कौन से इस ग्रुप में आ पाएंगे? क्या लायन आएगा? क्या लायन आएगा? लेकिन मैं कहूं कि मुझे लायन से तो डर नहीं लगता, मेरे को तो डेंजरस नहीं लगता, मुझे तो एलिफेंट ज्यादा डेंजरस लगता है। तो अगला कह दे कि एलिफेंट नहीं, मेरे को तो टाइगर लगता है। कोई कह दे मुझे और कोई लगता है, किसी को डॉग भी लग सकता है। तो दिस कैन नॉट बी अ सेट बिकॉज दिस कलेक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बात समझ में आ गई होगी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। तो एक सेट क्या होता है? ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मींस देयर इज नो एम्बिग्युइटी इन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द सेट। तो ये यहां पर हम ये बातें अब समझ गए। अच्छा, अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अभी तक आप देख रहे होंगे कि हम बिल्कुल थ्योरी सा लिख रहे हैं, पूरा एक रिप्रेजेंट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या? रिप्रेजेंटेशन। अभी तक आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो फिर मैथमेटिक्स कहां यूज होगी? तो अब यूज होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अब रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। देयर आर two methods to represent a set. फर्स्ट मेथड होता है रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म। और चलो पहले इसी को समझ लेते हैं, फिर दूसरा लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म। इस मेथड में क्या करते हैं
in this method we list all the members of a set. We list all the members of a set inside the brackets, and to separate these elements we use comma between them. लैंग्वेज से उतना समझ में नहीं आया होगा, अभी आ जाएगा. रोस्टर फॉर्म देखते हैं. अभी डेफिनेशन छोड़ दीजिए आप, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. मैंने एक एग्जांपल लिखा. द सेट, आप कलेक्शन नहीं लिख रहा, अब मैं सेट लिखूंगा इसको. द सेट ऑफ ऑल नेचुरल numbers which divide 100 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर. अब आपको क्वेश्चन हम कहते हैं रिप्रेजेंट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देंगे. सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, किसी भी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो रोस्टर फॉर्म है और उसकी दूसरी फॉर्म भी है सेट बिल्डर फॉर्म. लेकिन उससे पहले किसी सेट को नोटेशन देनी है तो हमेशा किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. जैसे ये सेट की लैंग्वेज लिखी है इन्होंने कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 100. हमें अगर इसकी नोटेशन देनी है तो सबसे पहले कैपिटल लेटर से नोटेशन दी जाती है किसी भी सेट को. तो मैं इसको ए मान सकता हूं, एक्स मान सकता हूं, वाई जेड, कैपिटल लेटर एक कोई लेट करना है. ए इक्वल टू, अब मैं इस सेट को लिखने जा रहा हूं. रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट्स लगा करके, रोस्टर फॉर्म में ब्रैकेट्स लगा करके सेट के एलिमेंट को लिस्ट कर दिया जाता है, एक लिस्ट बना दी जाती है. अब इसने क्या कहा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 100 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं. बहुत आसान है. 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है, और कौन होता है 6 7 8 9 10, फिर 20 करता है ना. उसके बाद कौन करता है 50, और फिर कौन करता है 100. 25 भी करता है, 25 रह गया, 25 भी करता है, 25, और कौन करता है 100 खुद करता है. अब कोई बीच में छूट गया होगा तो इसको आप माफ करना, मान लो कि सारे लिख दिए, वैसे तो छूटा नहीं है कोई. तो ये सारे जो हैं ये सारे इसको, तो ये देखिए, तो ये द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 100. तो ये अब इसका सेट रिप्रेजेंटेशन हो गया इन रोस्टर फॉर्म. क्या किया हमने उसको करने के लिए, पहले तो ये 2 ब्रैकेट्स यूज किए. ब्रैकेट्स यूज करने के बाद हमने लिस्ट करना शुरू करा कि हाँ इसमें कौन सा एलिमेंट आ सकता है. तो वो लिस्टिंग हमने शुरू करी, लिस्ट बना दी और एलिमेंट को उनके बीच में कॉमा लगा करके लिख दिया. और एग्जांपल ले लेते हैं. दूसरा एग्जांपल, द सेट ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग द सेट ऑफ वर्ड्स नहीं, द सेट ऑफ लेटर्स forming the word school, SCHOOL. इस स्कूल वर्ड को फॉर्म करने वाले यानी बनाने वाले सारे लेटर्स का
सेट। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले क्या बताया, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसको एक कैपिटल लेटर से लिखना होता है, एक कैपिटल लेटर उसके लिए असाइन करना होता है। मैंने अभी इसका नाम दे दिया, कुछ भी दे सकता हूं, ये मेरी मर्जी है, एक्स। अब इस क्या इक्वल टू यूज करेंगे, फिर ब्रैकेट यूज करेंगे, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे। अब क्या करना है, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। स्कूल को कौन कौन फॉर्म करते हैं, तो एस सी एच ओ ओ और एल। ये सेट बन गया, ये सेट बन गया, ये सेट बन गया। लेकिन इसमें अभी एक गलती है। क्या गलती है, इसको आप समझिए। मैंने जानबूझ के लिखा गलत ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। देखिए, इसमें एक लेटर था एस, एक था सी, एक एच और 2 बार ओ और 1 बार एल। जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो जो एलिमेंट हमको लिखने हैं उनको हम एक ही बार लिखेंगे, चाहे वो 2 बार क्यों ना आ रहा हो। 2 बार आए तो एक ही बार लिखना है, 3 बार आए तो एक ही बार लिखना है, रिपीटेशन नहीं करनी है। तो ये सेट की फॉर्मेशन सही नहीं है। सही सेट क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू एस सी एच ओ एल, ये हमारा राइट है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सेट के अंदर रिपीटेशन की जरूरत नहीं होती। अभी एक और बात, दूसरी बात मैं बताऊं आपको। अभी हमने ऊपर क्या किया था, अभी आपको याद होगा, मैं ये 25 लिखना भूल गया था, तो मैंने और 20 फिर शायद क्या भूल गया था, हाँ 25 लिखना भूल गया था और 100 पहले लिख दिया था। तो फिर मैंने मिटाया उसको, उसके बाद फिर 25 लिखा, फिर आगे 100 किया। ये भी जरूरी नहीं था। अगर मैं इस सेट को ऐसा लिख दूं, एच सी एस ओ एल, तो भी ये सही है। मैं इस सेट को ऐसे लिख दूं कि ओ एल सी एच एस, तो भी ये सेट सही है। ऑर्डर का कोई इसमें महत्व नहीं होता। वी कैन राइट सेट इन एनी ऑर्डर। उस सेट के मेंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सेट में ऑर्डरिंग का कोई महत्व नहीं है। जैसे नंबर होते हैं ना कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, नंबर सिस्टम में। इसमें ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। आप चाहे सेट को किसी भी ऑर्डर में, सेट के एलिमेंट को आप रोस्टर फॉर्म में लिख डालें। तो रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप एक सेट को रिप्रेजेंटेशन, उसको नोटेशन देते हैं किसी इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से आप नोटेशन देते हैं, उसके बाद आप ब्रैकेट यूज करते हैं, फिर उसके एलिमेंट को कॉमा लगा के इनलिस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उससे आपका सेट फॉर्म हो जाता है। एक और एग्जांपल देखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने लिया तीसरा एग्जांपल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स lying between -3 and 4। तो सबसे पहले सेट बनाने के लिए, सबसे पहले क्या काम करते हैं सेट बनाने के लिए? सेट बनाने के लिए सबसे पहले एक इंग्लिश का लेटर हम लिखते हैं, वो हमारी चॉइस होती है। मैंने लिखा इस बार वाई लिख दिया, ये कैसा कलर आ गया, वाई लिख दिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ब्रैकेट्स यूज कर लिए। अब देखेंगे क्या बनाना है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन -3 एंड 4। -3 और 4 के बीच कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं वो इस सेट के अंदर लिखने हैं। तो -3 और 4 के बीच पहले नंबर कौन कौन से आते हैं? -3 के बीच, -3 से पहले -2 क्या नेचुरल है? नहीं है, नहीं लिखेंगे।
-1 नेचुरल नहीं है, 0 नेचुरल है, 1 नेचुरल है, 2 नेचुरल है और 3 नेचुरल है। ये एलिमेंट्स हमने लिख डाले तो ये आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर। हमारी मर्जी n तो नहीं लिखेंगे, प्राइम को p लिखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा n क्यों नहीं लिखेंगे। p इक्वल्स टू, पहले इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद फिर एक ब्रैकेट यूज करना है। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो डिविजिबल नहीं होते। किससे डिविजिबल नहीं होते? किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते, 1 और इटसेल्फ, जो खुद से और 1 के अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होते। या फिर ये कह सकते हैं 1 और खुद के अलावा उनके और कोई फैक्टर्स नहीं होते, वो सारे नंबर प्राइम कहलाते हैं। तो क्या 1 प्राइम है? जी नहीं, 1 प्राइम नहीं है। 1 की डेफिनेशन, प्राइम की डेफिनेशन में 1 नहीं आता, 1 से शुरू नहीं होता, 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5 एलिमेंट्री डेफिनेशन है, आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। 11, 13। तो क्या ये खत्म होगा क्या सेट? क्या मैं सारे नंबर इसके लिख पाऊंगा क्या? क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा, ये तो नंबर चलते जाएंगे। तो मैं ऐसे 3 डैश लगा करके इस सेट को बंद कर दूंगा और ये नंबर्स ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आपने देखा किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, 4 नंबर भी आ सकते हैं, 4 एलिमेंट भी उसके अंदर आ सकते हैं और 5 एलिमेंट भी उसके अंदर आ सकते हैं। मैं बार बार एलिमेंट शब्द का यूज कर रहा हूं, तो अब आप लिखिए नोट। मेंबर्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट और ऑब्जेक्ट्स। किसी सेट के मेंबर को एलिमेंट कहते हैं या फिर ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक सेट हमने लिया x इक्वल्स टू, सिंपल सा बना रहे हैं 1 2 3 4 5, तो मैं कहूंगा 5 इज अ मेंबर ऑफ x। x सेट है ना, तो 5 इज अ मेंबर ऑफ x, 4 इज अ मेंबर ऑफ x, 2 इज अ मेंबर ऑफ x। लेकिन इज 6 अ मेंबर ऑफ x? तो आंसर होगा नो, 6 इज नॉट अ मेंबर ऑफ x। इसी को बोलते हैं एलिमेंट भी, कि 4 इज एलिमेंट ऑफ, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ x। ये हम उसके लिए भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं और मेंबर भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं। तो तीनों में से हम कोई भी उसको बोल सकते हैं। अच्छा, तो अब एक और बात इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमने ये तो कहा कि 3 इज एन एलिमेंट ऑफ x, तो इसको बार बार इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं होती है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक साइन हम यूज करते हैं कि ये बताने के लिए कि क्या कोई उसका एलिमेंट है या नहीं, सेट का एलिमेंट है या नहीं। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? देखिए, अगर मुझे बोलना है कि 2 इज एन एलिमेंट ऑफ x, तो मैं बोलूंगा 2 बिलोंग्स टू x। दिस लेटर इज यूज्ड टू नोटेट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, कि ये 2 जो है ना, ये x में बिलोंग कर रहा है। बिलोंग कर रहा है मतलब उससे संबंध रखता है, उसके अंदर का एलिमेंट है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो 2 बिलोंग्स टू x, सो इज 3 बिलोंग्स टू x? यस। सो उसको कैसे लिखूंगा? 3 बिलोंग्स टू x, 4 बिलोंग्स टू s। बताना है कि ये नहीं है उसके अंदर, तो कैसे, क्या यूज करते हैं? 6 डज नॉट बिलोंग्स टू x। ये बिलोंग्स टू का साइन बना के इसको काट देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई। तो ये था रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बाद अब मैं आपको और एक और बात बता देता हूं, फिर आएंगे सेट बिल्डर फॉर्म पे। रोस्टर फॉर्म के बाद
सम इम्पॉर्टेंट सेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेट है जिनको हम बार बार यूज करेंगे। देखिएगा, पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका नोटेशन क्या होता है, मैं इनके नोटेशन बता रहा हूं, आपको तो पता ही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होकर के खत्म नहीं होते, इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं, कह सकते हैं 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स जो कि 1 से शुरू होते हैं ना। तो इसके लिए नोटेशन होती है कैपिटल एन, और ये एक ऐसा फैंसी टाइप का एन। बुक्स में कई बार ऐसा नहीं लिखा होता, एन को डार्क करके बना देते हैं, तो कुछ बुक्स में वो डार्क करके बनाया हो सकता है, कुछ बुक्स में ऐसे फैंसी एन बनाया हो सकता है। तो इसको एन इक्वल्स टू क्या होगा, इसीलिए वहां पर मैं प्राइम के लिए एन यूज नहीं कर रहा था। एन जो लेटर है सेट के लिए वो ओनली नेचुरल नंबर के लिए रिजर्व किया हुआ है, वो उसी के लिए यूज होगा, नेचुरल नंबर के लिए, और किसी के लिए यूज नहीं होगा। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 और ऐसे ही ये सेट चलता रहेगा। दूसरा सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स आप जानते हैं क्या होते हैं, जानते हैं ना क्या होते हैं, जेड से नोटेशन करते हैं, ये भी फैंसी जेड है या डार्क जेड बना होगा, इसमें निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर शामिल होते हैं। तो ऐसे इधर से ही डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव साइड से भी -3 -2 -1 0 1 2 3 और इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स, इसी तरीके से सेट ऑफ रैशनल्स, सेट ऑफ रैशनल्स। सेट ऑफ रैशनल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको भी ऐसे कट कर देते हैं, या फिर आपको डार्क दिया हो सकता है। रैशनल कौन होते हैं, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब रैशनल ऐसे डिसजॉइंट, मतलब अलग अलग तो नहीं होते 1 2 3 ऐसे टाइप के, वो तो बहुत सारे होते हैं, 1/2 1/3 1/4 1/5 फिर 2/2 2/3 2, बहुत सारे वो होते हैं, पॉइंट वाले डेसिमल वाले भी होते हैं, तो ऐसे में लिख नहीं रहा, तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, आर से रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अरे यार, हाँ ऐसे ये बन गया आर। इसी तरीके से अगर मुझे लिखना हो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल्स, तो इसके लिए होता है Q प्लस। अगर मुझे ओनली पॉजिटिव लेने हैं उसके अंदर, तो ऐसे में प्लस लगा दूंगा। अगर रियल में भी अगर मुझको खाली पॉजिटिव लेने हैं, तो ऐसे में R प्लस लगा दूंगा। तो ये आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट और उनकी नोटेशन है। तो अब से अगर कहीं पर भी मुझको सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रेफर करना होगा, तो मैं ऐसे n लिख दूंगा ना, तो काम चल जाएगा। इंटीजर के लिए z लिख दूंगा, रैशनल के लिए q लिख दूंगा, रियल नंबर के लिए r लिख दूंगा। रियल क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एंड इररेशनल। इररेशनल को ऐसे लिखा जाता है इररेशनल, इररेशनल को लिखने के लिए q कॉम्प्लीमेंट, q के ऊपर c बना देते हैं, तो वो इररेशनल हो जाता है। तो रैशनल और इररेशनल का कॉम्बिनेशन ही सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब अगली रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं, जो हमने वहां पर छोड़ दिया था। रिप्रेजेंटेशन में दूसरा रिप्रेजेंटेशन, उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म नाम से लग रहा है, उसके नाम में था रोस्टर, तो हमने एक रोस्टर तैयार किया। रोस्टर मतलब लिस्ट होती है ना, लिस्ट या टेबुलर, टेबुलर भी लिस्ट होती है, लिस्ट बनाई। इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि एक सेट को हम बिल्ड करेंगे।
सेट को बिल्ड करेंगे। इन दिस फॉर्म वी in this form we only write the property और से कॉमन प्रॉपर्टी, वी ओनली राइट द कॉमन प्रॉपर्टी। एक कुछ कॉमन प्रॉपर्टी तो होती है ना हमेशा, जब भी हम सेट बनाते हैं तो उसके एलिमेंट में, जैसे सेट ऑफ वॉवल्स बनाते हैं तो एक ये कॉमन होता है ना कि वॉवल्स हैं वो, या फिर नेचुरल्स का सेट बनाना तो नेचुरल है, ये इनकी प्रॉपर्टी है ना, कॉमन प्रॉपर्टी जो सब में, इसीलिए तो एक साथ आ रहे हैं, एक ग्रुप में आ रहे हैं। सो इन दिस फॉर्म वी ओनली राइट द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। अब इसको लैंग्वेज में इतना ही लिखते हैं हम, वी डू नॉट, चलो डोंट कर दे रहे हैं, वी डोंट लिस्ट द एलिमेंट्स इन दिस मेथड। अच्छा, तो समझते हैं, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे लिखना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रोस्टर को एग्जाम्पल से समझ में आया था, वैसे ये भी एग्जाम्पल से सारा समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल, पहला ही एग्जाम्पल मैं देता हूं। द सेट ऑफ natural numbers between 2 and 8, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 8। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो पहली चीज तो सेम है, सबसे पहले हम नोटेशन देने के लिए एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का यूज करेंगे ए, फिर लिखेंगे इक्वल टू और फिर लगाएंगे ब्रैकेट। ये कॉमन है, रोस्टर बनाए चाहे सेट बिल्डर बनाए, ये बात कॉमन है कि कैपिटल लेटर लिखना है इंग्लिश का, इक्वल टू लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद ऐसे लिखना होता है, क्या यहां पर लिखेंगे एक्स, हमेशा हमेशा एक्स लिखना है, एक्स। ये हम ये बता रहे हैं कि इसमें ये एक्स आ रहे हैं, अब हमें बताने हैं एक्स कौन है, तो वो एक्स कौन है, नंबर बिटवीन 2 and 8। तो डायरेक्ट यहां पर लिख तो नहीं सकते ना 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर ये एक्स हमें बता रहा है कि वो कौन है, वो ये नंबर है। अब कैसे बताएंगे, यहां पर ये कोलन लगाएंगे, कोलन का मतलब है एक्स सच दैट, ये कोलन बोल रहा है सच दैट कौन एक्स। पहली शर्त तो ये है कि ये नेचुरल नंबर से होने चाहिए, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि जो ये x है ना ये नेचुरल नंबर से आ रहा है। एंड दूसरी बात क्या है, एंड ना लिखें तो कॉमा लगा दें, एंड लिख भी सकते हैं। x कहां से आ रहा है, 2 और 8 के बीच में है, 2 और 8 के बीच में है, तो 2 लेस देन x लेस देन 8। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 और 8 के बीच के सारे x ले लो, और x कहां से आने चाहिए, नेचुरल से आने चाहिए। ये लिखना बहुत जरूरी है, खाली ये लिख दिया कि 2 लेस देन x लेस देन 8, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 और 8 के बीच में आने वाले नंबर्स, तो फिर स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा ना कि नेचुरल हैं, रियल हैं, रैशनल हैं, क्योंकि 2 और 8 के बीच में तो इनफाइनाइट रैशनल्स हैं, इनफाइनाइट इरेशनल्स हैं, लेकिन नेचुरल्स तो बस 3 4 5 6 7 5 ही नेचुरल्स हैं, तो वो दिखाना बहुत जरूरी है कि नेचुरल से आ रहा है। तो ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहां पर एक एक्स लिखेंगे कि एक्स कौन से एक्स आ रहे हैं, ये एक्स बता रहा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको बता रहा है, और फिर ये कोलन, और फिर ये आगे इसका रूल लिख दिया कि ये रूल क्या है। दूसरा मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा। एक मुझे सेट दे दिया गया, सेट दे दिया गया
क्या सेट लूं, दिख भी तो नहीं रहा। हाँ ये ले लेता हूं। एक मुझे सेट दे दिया गया बी इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 और ये ऐसे करके यहां पर लिख दिया 100। सेट बिल्डर फॉर्म की एक खास बात और है कि ये आपको एक पजल सा दे देते हैं, उसमें आपको फिर खुद ही समझना पड़ता है कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि मेरा ये वाला एग्जांपल, इसको समझिए। इसमें इसने एक सेट दे दिया बी। अब ये आप ध्यान दे रहे हैं कि ये एक रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, ये रोस्टर फॉर्म है। इस रोस्टर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर में बनाने को कह रहे हैं। तो आप क्या ध्यान दे पा रहे हैं? पॉज करके वीडियो एक बार सोचिए, नंबर्स कैसे हैं, क्या कुछ पैटर्न है इनका, कुछ ऐसा पैटर्न है जो समझ में आ रहा हो, कोई रूल के वजह से ये डिफाइन हुए। देखो सेट में एलिमेंट डालने के लिए कुछ ना कुछ रूल बना होगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी कुछ भी डाल देंगे सेट के अंदर, सेट बना के कुछ रैंडम नंबर लिख दिए। कुछ ना कुछ रूल उसके पीछे रहता है। जब भी कोई ग्रुप बनता है तो कुछ ना कुछ उसका रीजन होता है ना, कई इंसानों का ग्रुप बने चाहे किसी चीज का भी ग्रुप बने, तो इसका भी कोई ना कोई रूल होगा। तो क्या रूल होगा वही हमें समझना है। तो देखें आप, ये 1 लिखा है, क्या ये 1 का स्क्वायर है? क्या ये 2 का स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है? और ये 10 का स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं आप, ये 1 से लेकर के 10 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, उन सब का स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। तो इसको सेट बिल्डर में लिखने के लिए मैं लिखूंगा b इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाना है, फिर क्या लिखना है मैंने बताया, x। x का मतलब ये सारे नंबर्स जो इसके अंदर आ रहे हैं, x सच दैट, ये कोलन लगा के फिर लिखना है x इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू क्यों लगा रहा हूं अभी पता चलेगा, नहीं पहले इक्वल्स टू नहीं, जिस सेट से वो आ रहे हैं वो लगाना होगा पहले। x बिलोंग्स टू नेचुरल्स, या फिर ऐसे लिखिए थोड़ा सा, x इक्वल्स टू, ये x है क्या, ये स्क्वायर हो रहे हैं, किन के स्क्वायर हो रहे हैं, 1 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हो रहे हैं। तो आप देखिए ना, मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, x इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n कौन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, और n की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक। अब ये सेट पूरा हमें समझ में आने लगा कि हमें कौन लेने हैं, x लेने हैं, सच दैट x कौन होना चाहिए, एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए, किसी का स्क्वायर होना चाहिए वो, तभी तो n स्क्वायर। अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 से लेकर के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जैसे ही 1 पुट करेंगे आप तो 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 4। तो सेट देखना, बनाना और पढ़ना, तीनों ही चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर जो सेकंड चैप्टर जो है ना हमारा, उसमें ये बहुत काम आएगा। वहां ऐसा ही सेट बस बिल्डर फॉर्म में लिख के दे दिया गया होगा, फिर आपको खुद ही समझना है वो। ये बहुत आपको ध्यान रखने की बात है कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म बनाई जाती है। अब हर बार जरूरी नहीं है कि पजल जैसा ही कुछ नंबर्स ही मिले, एक इजी भी ले लेते हैं, एक इजी भी ले लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, बार बार आ गया है, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसको x लिख देता हूं अब, x इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना, रोस्टर फॉर्म लिखनी होती तो सीधा x इक्वल्स टू ब्रैकेट बना के a कॉमा e i o u सबके बीच में कॉमा ब्रैकेट बंद, वो रोस्टर फॉर्म हो जाता। लेकिन अब द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको सेट बिल्डर में लिखना है। तो सेट बिल्डर में लिखने का क्या मेथड है, पहले x, कौन x, सच दैट x कौन होने चाहिए,
अब इसमें कोई मैथमेटिकल रूल तो बनेगा नहीं ना, लेस देन इक्वल टू या n बिलोंग्स टू n, ये सब। तो यहां पर हमें सीधा बस लिखना पड़ेगा x कौन है, x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अरे यार, अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, और ये हम इसको बंद कर देंगे। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। जरूरी नहीं वो हर बार रिलेशन कुछ आए उसमें कुछ बने, मैथमेटिकल बने, ऐसा जरूरी नहीं है। सो ये थी रोस्टर फॉर्म, और मैं समझता हूं कि पहली एक्सरसाइज का हमने सारा कंटेंट अभी अब कर लिया है। इसके बाद फिर एक्सरसाइज आती है। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग कल सॉल्व करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज के लगाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, अब आप अगली वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल पे हमारे बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने सभी साथियों को शेयर भी कीजिए। इसके आगे अब मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।